Hello dear friends, this is Dam Hussain and I welcome you all once again on the platform of Torchbearer CSS Academy कराची कैंपस। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि करंट अफेयर्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो किस तरह से कवर होगा आपका और ओवरऑल इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी। आगे बढ़ने से पहले एक मिसकंसेप्शन है वो भी मैं दूर करता चलूँ। आप में से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लगता है कि करंट अफेयर्स क्योंकि ये एक डायनामिक टॉपिक है, डायनामिक एक सब्जेक्ट है, हर टॉपिक इवॉल्व होता रहता है तो इसलिए इसको लास्ट में प्रिपेयर करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको लास्ट में प्रिपेयर करना है तो आप अभी से खुद को करेक्ट कर लें, इस कंसेप्शन को आप दूर कर लें अपने आप से कि करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में प्रिपेयर नहीं होता, ये स्टार्टिंग से आपका प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, लास्ट में ये बिल्कुल भी नहीं होता प्रिपेयर। अब देखिएगा, अब आप समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टॉपिक है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये आपके पास टॉपिक है जो कि सिलेबस में गिवन है। अब क्या टॉपिक ये आप लास्ट में प्रिपेयर करेंगे कि लास्ट 5 दिन हैं या फिर 10 दिन है या फिर 1 महीना रह गया है एग्जाम में तब आपने इसको प्रिपेयर करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इस टॉपिक को अभी से प्रिपेयर कर लेना है। सिलेबस आपके पास दिया हुआ है, सिलेबस इज़ गिवन। आपको FPSC ने ये बताया हुआ है कि कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से आपने उनको प्रिपेयर करना है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनको कैसे तैयार करना है। प्रीवियस लेक्चर जो है एक मौजूद है, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मैंने ओवरऑल सिलेबस का रिव्यू दिया था, उसको आप लाजमी गो थ्रू करें ताकि आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। तो सिलेबस गिवन है, आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर आपने 360 पर्सपेक्टिव में पूरा कवर कर लेना है। वंस ये टॉपिक आपका कवर हो गया तो उसके बाद आपने 1 या फिर 2 पेजेस आपने वहाँ पर एम्प्टी छोड़ देने हैं। इन केस कोई डेवलपमेंट होती है मेजर तो आप वहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल टॉपिक आप लास्ट में प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप अभी से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो प्रॉपरली। तो लास्ट में कभी भी ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता, ये स्टार्टिंग में होता है। आपने पूरा सिलेबस अभी से कवर कर लेना है और हर टॉपिक के एंड में 1-2 पेजेस एम्प्टी आपने छोड़ देने हैं ताकि कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट हो आगे जाकर तो उसको आप वहाँ पर ऐड कर सकें। लेकिन आपकी एनालिसिस प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी हो तभी आप वो 1 या 2 पॉइंट समझ पाएंगे कि किस तरह से उनको ऐड करना है अपने कॉन्सेप्ट्स में या फिर क्रिटिकल एनालिसिस के पार्ट में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स, जिसमें 20 मार्क का आपके पास ये पोर्शन होता है। करंट अफेयर्स का सिलेबस इस तरह से डिवाइडेड है, डोमेस्टिक अफेयर्स, देन आपके पास जो है इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं और रीजनल अफेयर्स वगैरह आ जाते हैं, और उसमें आपको सिलेबस भी दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कौन सा पार्ट होता है। डोमेस्टिक अफेयर्स 20 मार्क्स का पार्ट होगा आपका, उसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और सोशल प्रॉब्लम्स में उस सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अब सिलेबस में सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स ये 3 वर्ड्स मेंशन्ड हैं। ये नहीं बताया गया कि पॉलिटिकल कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपने कवर करने हैं, इकोनॉमिक कौन से करने हैं और सोशल में आपने कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। ये आपने कुछ अंदाज़ा लगा के आपने किसी मेंटोर से पूछ के खुद से ये डिटरमाइन करना है कि पॉलिटिकल में कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करनी है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल में हम डेमोक्रेसी को कवर करेंगे, यहाँ पर हम करप्शन को कवर करेंगे, यहाँ पर हम जो है गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उनको हम कवर करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं आप उनको पॉलिटिकल में कवर करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, जो कि 20 मार्क का आपका सिलेबस में गिवन है डोमेस्टिक अफेयर्स। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि GDP को हम इंक्रीज़ करें या फिर डेफिसिट्स को रिड्यूस करें, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GDP को इंक्रीज़ करना या फिर डेफिसिट्स को रिड्यूस करना? और इस वक्त USA के ऊपर कितना डेट है ये आपने बताना है मुझे। डेफिनेटली ट्रिलियन डॉलर्स में है तो आपने बताना है कि कितना है। USA का डेट टू GDP रेशो कितना है ये भी आपने मुझे बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस को। पहले इस वर्ड को डीकंस्ट्रक्ट करें, इस वर्ड को समझने की कोशिश करें कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है। उसके बाद बताना बहुत आसान है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स वगैरह कौन कौन से हैं, इश्यूज़ कौन से हैं। चैलेंजेस और इश्यूज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है? नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड चैलेंजेस टू इकोनॉमी। चैलेंजेस टू इकोनॉमी और इकोनॉमिक चैलेंजेस दो अलग टॉपिक्स हैं। आपने इनको
मिक्स नहीं करना। इकोनॉमिक चैलेंजेस एक और चीज़ है और चैलेंजेस टू इकोनॉमी ये एक अलग टॉपिक है आपका। इकोनॉमिक चैलेंजेस में आपके अलग पॉइंट्स आते हैं और चैलेंजेस टू इकोनॉमी ये कम्प्लीटली एक अलग टॉपिक है। चैलेंजेस टू इकोनॉमी में आपके पास पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं, इसमें सोशल चैलेंजेस भी आपके आ सकते हैं और इसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी आपके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे चैलेंजेस टू इकोनॉमी, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी को कौन सा है? सबसे बड़ा चैलेंज तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये एक पॉलिटिकल चैलेंज है हमारी इकोनॉमी को। लेकिन आपसे अगर पूछा गया है चैलेंजेस टू इकोनॉमी तो फिर आपने बताना है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, रूल ऑफ लॉ के इश्यूज़ हैं वगैरह वगैरह, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, ये आपने बताने हैं चैलेंजेस टू इकोनॉमी को। लेकिन अगर इकोनॉमिक चैलेंजेस आपसे पूछा गया है तो फिर आपने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स, इनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना। इकोनॉमिक चैलेंजेस में आपने बताना है कि यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशो हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट हम किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ऑन एंटिटीज़ लॉस में जा रही हैं या फिर प्रॉफिट में जा रही हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारे पास कितना है, डेट कर्ज कितना है हमारे पास, डेट का इशू क्या है हमारे पास और क्यों हम हमेशा डेट में ही रहते हैं। ये आपके हो जाते हैं कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, ये भी हमारे पास एक इकोनॉमिक चैलेंज है या फिर ये इकोनॉमिक इशू है। तो आपने बताना है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे क्या हैं। 2018 में आपके पास एक सवाल आया है, 20 मार्क्स का सवाल है, आप उसको गो थ्रू करें कि व्हाट आर द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान, और फिर उसमें ये भी पूछा गया है कि सॉल्यूशंस क्या हैं। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस मतलब कि 10 मार्क्स आपके होंगे चैलेंजेस के और 10 मार्क्स आपके होंगे सॉल्यूशंस के। तो वन बाय वन इनको हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को। पहला जो इकोनॉमिक चैलेंज है दैट इज़ स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ के लॉसेस। स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ वो एंटिटीज़ हैं जो कि स्टेट ऑन करती है, ये स्टेट के एसेट्स हैं लेकिन लॉस में हैं। मिसाल के तौर पे पीआईए है, वापडा है, इस तरह से बहुत सारी जो है स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ हैं, स्टेट ऑन्ड एसेट्स हैं जो कि हर साल लॉस में जा रहे होते हैं, जो कि इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तकरीबन जो है लास्ट 5 ईयर्स में 1 ट्रिलियन रुपीज़ का लॉस हुआ है ड्यू टू स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ की वजह से। रेलवेज़ है, पीआईए है, वापडा है, इनके जो लॉसेज हैं वो गवर्नमेंट को बेयर करने पड़ते हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो लॉसेस हुए हैं वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ के लॉसेस हुए हैं हमें ड्यू टू स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़। अब यहाँ पे ये डिस्कस किया जाता है या फिर एज अ सॉल्यूशन ये बताया जाता है कि स्टेट ऑन्ड एंटिटीज़ को फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इनको आप प्राइवेटाइज कर दें या फिर ये नेशनलाइजेशन ही सही है, ये एक अलग डिबेट है, वो हम कभी सॉल्यूशंस की जब बात करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। जीडीपी हमारी वैसे ही कम है और उसके ऊपर भी जो है टैक्स बहुत ज़्यादा कम कलेक्ट होता है। यहाँ पर एक कल्चर ऑफ टैक्सेशन, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे लोग टैक्स पे नहीं करते। अब यहाँ पर आपको ये मैं बात क्लियर कर दूँ कि टैक्स जो है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 चीज़ें आपने समझनी है। एक आपके पास है डायरेक्ट टैक्स और एक आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। एक आपके पास है डायरेक्ट टैक्स और एक आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इसमें गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है और स्टेट को ये चाहिए कि वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव इन नेचर, गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जाता है, जिसको एक आप को पता होगा जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, तकरीबन 10%, 12%, 17%, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और आइटम्स पे डिफरेंट टैक्सेस होते हैं। तो हम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे होते हैं। नाउ इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर, यहाँ पे जो अमीर है और जो गरीब है, रिच एंड पुअर, वो सेम आइटम पे, सेम प्रोडक्ट पे सेम टैक्स पे कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ है 100 रुपये की, तो उस पर 17% टैक्स जो है गरीब को भी पे करना है और अमीर को भी पे करना है। जब इस तरह का मैकेनिज़्म होता है तो इकोनॉमी कभी भी सीधी आपकी नहीं हो सकती।
देयरफॉर पाकिस्तान में जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कल्चर बिल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करती है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे करती है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो ये आपने समझ लेना है। तो पाकिस्तान में देयर इज़ लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। लोग टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम पे किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड होते हैं। एक तो ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड होता है, जनरली आप भी पूछ सकते हैं कि सर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम टैक्स देते हैं, कोई बिजनेस ऑन करता है, वो प्रॉफिट में है, अगर वो टैक्स देता है तो, या फिर कोई इंडिविजुअल है अगर वो टैक्स देता भी है तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो टैक्स कहाँ जा रहा है। टैक्स जो है वो लोन्स की रीपेमेंट में अगर जा रहा है तो वो टैक्स क्यों पे करे? टैक्स डेफिनेटली तभी लोग पे करेंगे जब नज़र आएगा कि वो टैक्स उन्हीं के ऊपर ही खर्च हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल ने टैक्स पे किया तो उसको हेल्थ उसकी फ्री हो गई, या फिर एजुकेशन फ्री है, या फिर उसको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन ऐसे हमें नज़र नहीं आता। जो टैक्स पे कर रहे हैं तो या तो वो लोन्स में जा रहा है या तो वहाँ पर करप्शन के इश्यूज आ जाते हैं। जब ये चीज़ें होती हैं तो इसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड होता है। फिर जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते। अब इसका क्या सोल्यूशन है कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि लोग टैक्स पे भी करें और वो टैक्स जो है उन लोगों के ऊपर यूज़ भी हो और ताकि उसका ओवरऑल फ़ायदा भी हो सके। तो इसके लिए फ्रांसिस फुकुयामा ने एक बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट नीड्स टू बिल्ड इट्स कैपेसिटी। स्टेट को अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसको ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। स्टेट अपनी कैपेसिटी इस तरह से बिल्ड करे कि जो टैक्स वो कलेक्ट कर रही है वो इंश्योर करे कि वो टैक्स उन्हीं लोगों के ऊपर खर्च हो रहा है, उन्हीं के वेलफेयर के लिए उनके ऊपर वो खर्च हो रहा है, विजिबली नज़र आए। जब इतनी स्टेट ने कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर ली तो फिर जो है लोग वो टैक्स पे करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात होगी हमारे पास जो है लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो लोग बहुत ज़्यादा कम पे करते हैं बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट है और लोन्स की रीपेमेंट में वो टैक्स चला जाता है। लोगों को नज़र नहीं आता कि वो टैक्स उन्हीं के ऊपर ही खर्च हो रहा है या फिर करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से वो बिल्ड नहीं करते। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में स्टेट को कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके बाद है डेट कर्ज, मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। आईएमएफ के पास हम हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद जा रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा गया था कि सर क्या ये जो गवर्नमेंट है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ये गवर्नमेंट बेगिंग बॉल सिंड्रोम ख़त्म कर पाएगी? विल दिस गवर्नमेंट बी एबल टू एंड दिस बेगिंग बॉल सिंड्रोम? तो इमरान खान ने कहा था कि ये लास्ट टाइम जो है आईएमएफ के पास जा रही है, इसके बाद हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, अगेन हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो एक डेट कर्ज हमारे पास है। हम जो है लोन्स ले लेते हैं, फिर उनके ऊपर डेफिनेटली जब हम लोन ले रहे हैं तो उसको हमने रीपे भी करना है और वो भी जो है हमने इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगेगा। और रुपी डेप्रिसिएशन हमारे पास ऑलरेडी हो रही है, हमारे पास कोई प्रोडक्शन नहीं है, इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट कोई भी नहीं है, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे पास, यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। देयर आर नो सेविंग्स और देयर आर लो सेविंग्स, जिसकी वजह से एक डेट कर्ज माउंट होता जा रहा है और हमेशा हमें ये डर होता है हमारे पास, हमें ये फियर होता है कि अब हम श्रीलंका जैसी सिचुएशन ना हो जाए हमारी, हम भी उन्हीं की तरह बैंकरप्ट ना हो जाएं और बैंकरप्सी से बचने के लिए हमें बार बार जो है वो लोन्स लेने पड़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो उसको बैंकरप्ट हो जाए वो या फिर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाए तो ये पूरे रीजन, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो इस डेट कर्ज को एंड करे। अब कैसे करें, किस तरह से करें, वो सॉल्यूशंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रेड डेफिसिट, ये भी एक इकोनॉमिक चैलेंज है। ट्रेड डेफिसिट क्या है? सिंपली जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, एक ने मिसाल के तौर पे सेल करना है कोई फूड आइटम और एक ने जो है कोई और आइटम जो है इंपोर्ट करना है, तो जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही होती हैं तो वहाँ पे ट्रेड एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि जब आपके इंपोर्ट्स
ज़्यादा हों और आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो। मतलब ट्रेड डेफिसिट के दौरान देयर इज़ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, जो पैसा है जो डॉलर की फॉर्म में है वो आपका बाहर जा रहा होता है। जब आपका डॉलर बाहर जाएगा तो देयर विल बी रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी की वैल्यू आपकी गिरती जाएगी और पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। अगर हम बात करें तो जनरली इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में ये है कि जब भी कोई छोटी कंट्री किसी बड़ी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो छोटी कंट्री को फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे कंज्यूमरिज्म कम है, तो इस वजह से उस कंट्री को फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ये उल्टा है। अगर हम चाइना की बात करें तो उनके साथ भी हमारा डेफिसिट चल रहा है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट जिस भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है वो पाकिस्तान डेफिसिट में ही जा रहा है, सिवाय एक आधी कंट्री के। यूएसए के साथ हम जो है थोड़ा बहुत सरप्लस में चले गए थे, लेकिन अब भी यूएसए के साथ हमारे काफ़ी जो है इश्यूज़ वगैरह हैं, फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, यूएसए के साथ रिलेशंस में कंस्ट्रेंट्स वगैरह हैं। तो ये आपके पास आ गया एक ट्रेड डेफिसिट, ये भी एक इकोनॉमिक चैलेंज है। रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगेन ये भी एक इकोनॉमिक चैलेंज है। इस तरह आपके अनलिमिटेड इकोनॉमिक चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ओवरऑल आपने इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। आपने पहले ये देखना है कि इकोनॉमिक चैलेंज और चैलेंजेस टू इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है। फिर आपने एक पास पेपर में से सवाल देखना है, उसको आपने अटेम्प्ट करना है और इस तरह से 4-5 आपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को माइंड में रखना है, उनके फैक्ट्स को, स्टेटिस्टिक्स वगैरह को माइंड में रखना है और सॉल्यूशंस क्या हैं, इसको किस तरह से हम इससे जो है निकल सकते हैं, इस सिंड्रोम को किस तरह से हम एंड कर सकते हैं। तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर सॉल्यूशंस में आपने कोई 4-5 सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लें तो ये आपका पूरा जो टॉपिक है इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड ये आपका कवर हो जाएगा। अगर कोई सवाल वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते